वेलकम बैक टू द लर्निंग सीरीज नाउ। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पैरा जंबल्स एंड सेंटेंस रीअरेंजमेंट। इफ यू रिमेम्बर, कुछ साल पहले दिस काइंड ऑफ दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस वर पार्ट ऑफ आवर syllabus in even 9th, 10th, 11th and 12th. It was there. Later on, they removed it. In fact, it was a part, but not exactly what we are going to do. उसमें क्या होता था, आपके एक सेंटेंस को चार हिस्सों में बांट दिया जाता था। एक सिंगल सेंटेंस को चार हिस्सों में बांट दिया जाता था। फॉर एग्जाम्पल, इट वॉज say this was the question, but this question, the same question will be given. So this was the type of questions which we used to have in our CBSE curriculum earlier. Even right now, it is there in uh, the communicative English, not in the English language and literature. This is there. अब यहाँ पर why I am going back to that session is, अगर आप यहाँ पर देखो तो you will find there is one subject boy and another one is I. तो many a times the children used to have the confusion कि यहाँ पर कहाँ से हमें start करना चाहिए, whether it is we have to start with the boy or we need to start it with I. That is where this kind of sentence rearrangement वाला जो आपका क्वेश्चन होता है वो आपको थोड़ा सा डिफरेंट लगता है. But now in CUET, you are not having this one, but instead you will be having the same one. Maybe it will be in that may be four phrases. आपके पास जो है phrases दिए हुए हैं of a paragraph, या parts of sentence दिया हुआ है, and then you will be given the options. है यही. अब यहाँ पे लिखा हुआ द अब्रॉड आपका ए है, सॉरी पी है, दिस इज आपका क्यू, दिस इज आपका आर, दिस इज आपका एस. तो आपको जो है बताना है व्हाट इज द राइट अरेंजमेंट. द अब्रॉड पी है आपका, बॉय आई आपका क्यू है, whom went आर है, और आपका जो न्यू है वो एस है. नाउ यू हैव टू टेल व्हाट इज द राइट पैटर्न. यानी कि द बॉय हमारे पास जहां पर है वो हमारा पहला होगा, फिर whom I knew, फिर went abroad. तो you will be given such input and you have to only mark PQRS आपके पास होगा, 1 2 3 4 आपके पास होगा, and you have to find the right arrangement of the sentence. In other words, कहानी वही with new twist. बस वो एक हिंदी में कहावत होती है ना, पुरानी शराब नई बोतल में. दैट इज द वन. So this is what we call as para jumbles and sentence rearrangement. And you have a number of questions from this particular set. So there are some important points which you need to keep in your mind while you are performing your attempting these questions. Not a rocket science. सिर्फ कुछ चीजें आपको अपने दिमाग में रखनी है. जैसे अभी मैंने ऊपर आई हैड टेकन द एग्जाम्पल
कि उसके अंदर बॉय भी है और आई भी है, और दोनों आपके नाउन्स हैं, दोनों ही आपके जो है दे आर सब्जेक्ट्स। तो व्हाट शुड बी द एग्जैक्ट वर्ड विच आई हैव टू यूज इन द फर्स्ट? तो कैसे हम करते हैं? वेरी फर्स्ट, द वेरी फर्स्ट इज एवरी सब्जेक्ट, सॉरी एवरी सेंटेंस। जैसे हमने यहाँ पे पढ़ा द बॉय whom I went abroad, तो सभी सेंटेंस के अंदर जो है वी हैव, हम उसको कैसे बांट मतलब कि तोड़ते हैं? हम उसको तोड़ते हैं सब्जेक्ट, वर्ब एंड प्रेडिकेट, या ऑब्जेक्ट आपका जो हम टेंसेस में करते हैं। राइट, सब्जेक्ट इज अबाउट whom, about which we are talking, यानी कि आपका हीरो ऑफ द सेंटेंस। वर्ब आपका दो चीजें बताता है, एक आपका वो बताता है द एक्शन द हीरो इज डूइंग, एंड सेकेंडली वो बताता है टेंस, एंड predicate refers to the rest part which will be having other elements. राइट, तो हमें सबसे पहले क्या करना है, हमें एक देखना है कि what, यानी कि आइडेंटिफाई द सब्जेक्ट, आइडेंटिफाई द सब्जेक्ट। अब इसके अंदर जैसे ऊपर वाला एक सेंटेंस था द बॉय whom आई नो, आई न्यू, तो यहां पर अगर मैं सेंटेंस को दिखा रही हूं तो आपको समझ आ रहा है द बॉय इज द सब्जेक्ट। तो ये आपको इस वाले एरिया के अंदर यू हैव टू आइडेंटिफाई कि व्हाट इज द सब्जेक्ट, वेदर इट इज टॉकिंग अबाउट आई या फिर बॉय। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सब्जेक्ट को करना है। तो सब्जेक्ट जो है दैट कैन बी अ नाउन और अ प्रनाउन। ही प्रोनाउंस है, एंड सब्जेक्ट आपका नॉर्मली दे आर मेंशन फर्स्ट। तो क्या होता है, जो हमारे नाउन्स होते हैं इन एनी सेंटेंस, दे आर ऑलवेज मेंशन्ड एट फर्स्ट। उनको सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन बोलते हैं, और ये हम शायद सेकेंड क्लास में करते हैं। उनको हम जो है सबसे पहले इंट्रोड्यूस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, महात्मा गांधी was a great leader। ठीक है, तो यहां पर हमारा जो सब्जेक्ट है वी आर टॉकिंग अबाउट महात्मा गांधी। और जब इसको हम आगे प्रोसीड करते, आगे इसको हम मतलब करते हैं, तो हम क्या कहते हैं, ही वॉज born ऑन, तो हमने ही लगा दिया है फॉर महात्मा गांधी। तो पहले ही और बाद में महात्मा गांधी नहीं लग सकता है। तो when their sentences are there, आपको उस दिन मैंने बताया था there are different kinds of sentences। one sentence is आपका affirmative, महात्मा गांधी was a great leader, महात्मा गांधी was not a person who liked himsa, negative sentence। who was Mahatma Gandhi, interrogative sentence। wow, Mahatma Gandhi was called as the father of nation, exclamation। फिर उस दिन आपको मैंने बताया था देर आर सम सेंटेंसेस विच वी कॉल एज इम्पेरेटिव, मार्च अहेड, सिट डाउन, विदाउट एनी सब्जेक्ट। देन आपको मैंने बताया था देर आर सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस। महात्मा गांधी वॉज अ ग्रेट लीडर एंड अ ग्रेट प्रीचर, कंपाउंड एंड लगाया है। बट देर आर सेंटेंसेस जिसके अंदर आपके एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है और एक आपका डिपेंडेंट क्लॉज होता है। जैसे ये वाला सेंटेंस था द बॉय
whom I knew और went abroad, ये दो सेंटेंसेस। तो यहां पर इट इज कॉल्ड एज अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस which will be joined with some connectors like if clause है, यहां पर आपका adverb clause है whom I know। तो ऐसे आपके जो सेंटेंसेस होते हैं उनमें आपको जो है थोड़ा सा नाउन और सब उसको ढूंढना, इट बिकम्स बिट ट्रिकी। So you must always understand that what is the main subject, यहाँ पर noun हमारा क्या है। जो हमारा प्रेडिकेट होता है दैट इज, उसके अंदर नॉर्मली जैसे हमारा यहाँ पर है महात्मा गांधी वॉज अ ग्रेट लीडर। तो यहां से जहां से आपका वर्ब स्टार्ट होता है वहां से आगे तक हम उसको प्रेडिकेट लेकर चलते हैं। तो जो ये वाला आपका पोर्शन है इसमें यू विल फाइंड द वर्ब, आपको यहाँ पर वर्ब दिखेगा, राइट। तो यू नेक्स्ट आपको क्या देखना, वो सब्जेक्ट और वर्ब कैसे कॉन्कॉर्ड करते हैं। कॉन्कॉर्ड मतलब व्हाट इज द एग्रीमेंट। एंड देन हमारा सब्जेक्ट एक्टिव भी हो सकता है, पैसिव भी हो सकता है। लाइक महात्मा गांधी वॉज अ ग्रेट लीडर, इट्स एन एक्टिव सेंटेंस, इट्स एन एक्टिव सेंटेंस। अदिति helped them in the work, Aditi helped them in the work, right? This is an active sentence in the past tense। अब इसको हमें क्या करना है, they were helped by Aditi in the work। तो जो आपका एक्टिव सेंटेंस है अदिति हेल्प इन द वर्क, उसमें तो आपके लिए इजी हो जाएगा। यू कैन, जब पैरा जंबल होगा तो आप देख सकते हो। अब देम हेल्प्ड अदिति हो नहीं सकता है, सिंपल सी बात है, देम हेल्प्ड अदिति तो हो नहीं सकता है। तो नेचुरल है कि अदिति हेल्प देम होगा। अदिति है तो अदिति ने कुछ किया होगा, तो हेल्प किया इन द वर्क। तो ये तो हमारा हो गया एक्टिव सेंटेंस। लेकिन अगर पैसिव हुआ तो यहां पर आपके पास दे भी है और यहां पर अदिति भी है। लेकिन पैसिव सेंटेंस हुआ तो आपके पास क्या फायदा हुआ, अब अदिति इज सब्जेक्ट इन द एक्टिव, एक्टिव में अदिति इज द सब्जेक्ट, बट इन पैसिव दे इज द सब्जेक्ट। हम यहां पर जो फोकस कर रहे हैं वो दे पर कर रहे हैं, नॉट ऑन अदिति। एंड देन सब्जेक्ट के साथ हमारा लगेगा वर्ब, सॉरी वर्ब, और अदिति के साथ वर लग नहीं सकता है, यानी कि दे वर, फिर उसके साथ मुडाल वर्ब दे वर हेल्प, देन बाय अदिति इन द वर्क। सो दिस इज हाउ यू हैव टू कीप इट इन योर माइंड। अब यहाँ अदिति वर हेल्प बाय देम तो हो नहीं सकता है, तो वहां यू हैव टू स्टॉप, यू हैव टू अंडरस्टैंड the sentence may be in active simple Aditi helped them in the work or they were helped by Aditi in the work. So this is the next rule to find out any para jumbo। फिर आपके आते हैं connectors, the words which connect the sentences। Normally, I'm talking about, I use the word generally or normally. Generally, they are used in the mid, और ऑल्टरनेटिवली कभी कभी, और ऑल्टरनेटिवली कभी कभी हमारा जो है दे आर यूज्ड इन द बिगिनिंग।
Now this is a sentence. Sorry, these are the phrases. Healthy will be you are. मैं अभी पैरा जंबल की तरह ही कर रही हूँ, जनरल सेंटेंस की तरह कर रही हूँ. हेल्दी विल बी यू आर, यू एंड इफ. कैसे? अब इसमें कैसे करेंगे? अब वी नो दैट देर आर टू वर्ड्स यू, यानी कि दिस इज हमारा यू जो है वो हमारा सब्जेक्ट है. हमने सबसे पहले आइडेंटिफाई कर. अब दूसरा है इसके साथ वर्ब. यहाँ पे हमारे पास दो वर्ब्स हैं. यू, यू आर हैप्पी, यू विल बी, दोनों है. तो नेचुरल है कि इसके साथ तो यू आर हैप्पी ऑलरेडी लगा हुआ है, और इसके साथ यू विल बी आएगा. तो यू विल बी हेल्दी इफ यू आर हैप्पी हो नहीं सकता है. तो व्हाट शुड बी देयर? यू विल बी हेल्दी, सॉरी, यू विल बी हेल्दी इफ यू आर हैप्पी, या फिर इफ यू आर, यू विल बी हैप्पी इफ यू आर हेल्दी. दोनों में से कोई आना चाहिए. अब ऑलरेडी यू आर हैप्पी साथ में लगा हुआ है. मैंने जानबूझ के ऐसा सेंटेंस लिया है सो दैट यू आर कमिंग आउट ऑफ दैट कंफ्यूजन. कभी कभी ऐसा पूरा फ्रेज होता है, यू आर हैप्पी, कंप्लीट व्हाट आई सेड, डिपेंडेंट क्लॉज एंड इंडिपेंडेंट क्लॉज. तो ये आपका वैसा है. तो अब आप देखो, यू आर हैप्पी एक पूरा अलग से फ्रेज है, तो हमने तो उसको हटा दिया. मतलब इसको तो हम कहीं यूज नहीं कर सकते. अब हमें स्टार्ट करना यू से. तो यू, अब यू के साथ क्या आना चाहिए? एनी एक्शन वर्ड. यू विल बी, उसके बाद यू विल बी इफ नहीं आ सकता, तो यू विल बी हेल्दी इफ यू आर हैप्पी. कई बार क्वेश्चन होता है कि मैम यू आर हैप्पी इफ यू विल बी हेल्दी क्यों नहीं हो सकता? द नेक्स्ट क्वेश्चन कम्स, मैम उल्टा क्यों नहीं हम लिख सकते हैं? यू आर हैप्पी इफ यू विल बी हेल्दी. वो अगर आप सेंटेंस के फॉर्मेशन को देखो, सेंटेंस के फॉर्मेशन को देखो जो आप लोग पहले कर चुके हो, तो यू आर हैप्पी इफ यू विल बी हेल्दी, इट डजंट कोऑर्डिनेट. आप हेल्दी रहोगे अगर आप खुश हो. आप खुश हो तो हेल्दी रहोगे नहीं होगा. आप हेल्दी रहोगे तो आगे आप खुश रहोगे. तो पहला हमारा है हेल्दी रहना, फिर है खुश होना. तो फर्स्ट व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज हेल्थ, हेल्थ, देन इट कम्स विथ हैप्पीनेस. मतलब जो सब्जेक्ट टू आपका जो कंकॉर्ड हमने पढ़ा था कि कौन सी चीज पहले आनी चाहिए, व्हाट शुड कम. फ्यूचर टेंस पहले हमारा आएगा, फिर उसके साथ इफ यू आर हैप्पी, मतलब अगर आप खुश हो. So that is why you will be healthy if you are happy. It is not you are happy if you will be healthy. If is the clause, अगर आप खुश हो तब आप हेल्दी रहोगे. यू विल बी, यू आर हैप्पी इफ यू विल बी हेल्दी, मतलब वो क्लॉज बिल्कुल गलत हो जाता. तो थोड़ा सा जब ऐसे सेंटेंसेस आते, और यही सेंटेंसेस होंगे जहां आप लोगों को थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है. अगर ऐसे सेंटेंसेस होंगे तो देन यू हैव टू बिट एक बार दोनों चीजों को लगाकर ध्यान करा, क्योंकि नीचे आपके पास होगा ऑप्शन PQRS 1 2 3 4 ABCD. वी हैव आर्टिकल्स ए एंड द, और हमें द का जो यूसेज है वो हम पढ़ चुके हैं. सो जो आपका द वाला आर्टिकल है विच इज अ डेफिनेट आर्टिकल, दैट कम्स लेटर टू रेफर टू द नाउन. बाद में आता है वो. ओपनर में आ सकता है ओनली व्हेन
singularly known nouns are there, जैसे like sun, the moon, the newspaper. When you are particularly mentioning, तभी starting में आता है, नहीं तो otherwise it will come in the later. तो ये थोड़े से सिंपल पॉइंट्स हैं जो कि हम ऑलरेडी कर चुके हैं व्हेन वी टॉक अबाउट एक्टिव पैसिव, व्हेन वी टॉक अबाउट सब्जेक्ट टू वर्ब कॉनकॉर्ड, व्हेन वी टॉक अबाउट ऑल द, हमने सेंटेंसेस स्पॉटिंग द एरर्स किए थे तो उसके अंदर हमने सारे वो कंडीशंस पढ़े थे, रूल्स पढ़े थे कि कौन सी चीज, कौन सा स्ट्रक्चर, कौन सा टेंस पहले लगता है, कौन सा बाद में लगता है। बस उन्हीं को एक बार हम लोगों को जो है अपने दिमाग में रखना है टू फाइंड आउट द सेंटेंस रीअरेंजमेंट इन द राइट मैनर। यानी टू सम अप, इफ आई से what are the things that we need to bear is we have the subject verb plus predicate आपका एक पार्ट। तो सबसे पहले हमें हर सेंटेंस में ये देखना है कि व्हाट इज द सब्जेक्ट, बिकॉज समटाइम्स देयर माइट बी टू नाउन्स, so you have to identify about what noun is our subject of our sentence speaking up. Then उससे कोऑर्डिनेट करता हुआ वर्ब, जैसे अभी यहाँ पर था, एक था शी वाला जो था, अदिति वाला, तो अदिति के साथ वर नहीं आ सकता है, दे के साथ आ सकता, तो यू हैव टू फाइंड आउट दैट वर्ब विच इज कोऑर्डिनेटिंग। देन you may be having the sentence which might be inactive or passive, दोनों में वही है, सब्जेक्ट क्या है। अदिति हेल्प देम इन द वर्क में अदिति पर हम ध्यान कर रहे हैं, दे वर हेल्प में हम दे पर फोकस कर रहे हैं। सो इन द पैसिव सेंटेंस दे इज द सब्जेक्ट और इन द एक्टिव सेंटेंस अदिति इज द सब्जेक्ट। जो हमारे कनेक्टर्स होते हैं वो बीच में यूज होंगे, बिल्कुल स्टार्टिंग में तो यूज नहीं हो सकता कोई भी एंड या बट। देन you have to also locate the article the where it is। अगर कहीं आपके पास है the sun, the moon, all the natural elements, anything which is designated जिसके साथ हम the लगाते हैं तो वो उसके साथ जाएगा, नहीं तो सुपरलेटिव डिग्रीज के साथ जाता the। तो उनको आपने ध्यान करना है एंड फाइंड आउट एनी सब्जेक्ट वेयर, सॉरी एनी सेंटेंस हाउ इट इज फॉर्म। I'm giving one single example just for an example है हमारा। अब नेक्स्ट आपका है, इफ यू सी दीज टू, दोनों में क्यू आर एंड में आ रहा है, ठीक है, मतलब आपके लिए और आसान करने के लिए मैं बता रही हूँ, इंस्टेड ऑफ गोइंग थ्रू ऑल द रूल्स, और आसान करने के लिए आपके पास है पी एस क्यू आर एस पी पी क्यू, यानी कि पी और एस को उन्होंने स्वैप कर दिया क्यू आर। अब क्यू और आर क्या है हमारा, देखो क्यू सेज our long discussions about socialism had left me, our long distance sorry discussions about socialism had left me। अब आप खुद सोचकर देखो, had left me जो है वो आपका इन मतलब कि कंप्लीट है, यानी कि इसके आगे कुछ नहीं है।
तो क्या ऐसा सेंटेंस बन सकता है? Q says our long discussions about socialism had left me. उसके बाद आगे दिस सेंटेंस इज इनकम्प्लीट, तो यानी कि यहाँ पर ये दोनों जो है वो आपका रॉन्ग है। अब आते हैं यहाँ पर, यहाँ एसपी है और यहाँ आर क्यू है। तो एसपी क्या कह रहा है? एस कह रहा है रादर बी वाइल्डर्ड एंड कंफ्यूज एज टू जस्ट वेयर गांधी जी स्टूड। और एस और ये कह रहा है, आर क्यू कह रहा है लेफ्ट मी रादर बी वाइल्डर्ड एंड कंफ्यूज एज टू जस्ट। अगेन एज टू जस्ट इज इनकम्प्लीट, दैट शुड बी समथिंग आफ्टर एज टू जस्ट। तो इसका मतलब ये भी नहीं है। तो अब आ गया हमारे पास, अब इसको पढ़ो। Our long discussions about socialism had left me rather bewildered and confused as to just where Gandhiji stood. And this is a complete sentence. So this is the second easy way of finding out the para jumble word, मतलब की sentences। या तो आप जो हो एलिमिनेट करते जाओ, भाई इसमें है वेयर गांधी जी स्टूड। अब यहां पर अगर हम देखते हैं तो हैड लेफ्ट मी में कोई सब्जेक्ट नहीं है। रादर बी वाइल्डेड एंड कंफ्यूज एज टू जस्ट, इसमें दोनों वर्ब है, कोई नाउन नहीं है, कोई प्रोनाउन नहीं है। तो यानी कि इससे तो आपका सेंटेंस स्टार्ट हो ही नहीं रहा है। अब आता है गांधी जी और अवर लॉन्ग, ये दोनों आपके सब्जेक्ट लग रहे हैं, लेकिन कोई भी सेंटेंस ऐसे कैसे स्टार्ट होगा वेयर गांधी जी स्टूड? तो दैट मीन्स इससे स्टार्ट नहीं हो सकता है। तो अब हमारा नेक्स्ट स्टेप है आर लॉन्ग डिस्कशंस अबाउट सोशलिज्म, यानी कि क्यू हमारा सबसे पहला है। एंड विद गॉड्स ग्रेस इसके अंदर क्यू आर एस पी एक ही ऐसा है जो क्यू के साथ जा रहा है, बाकी सब या तो पी एस एस पी पी एस जा रहा है, तो अपने आप ही बी आ गया। तो दीज आर द टू वेज टू फाइंड आउट द राइट पैरा जंबल को सही तरीके से या तो आप एलिमिनेट कर दो, जैसे मैंने कहा एंड के दो पढ़ लो और देखो, या फिर ऐसे ढूंढो सब्जेक्ट को, जैसे मैंने ऊपर आपको दिखाया था कि सब्जेक्ट को पहले देखो, देन उससे रिलेटेड आपके वर्ब को देखो, उसके बाद आप सेंटेंस को करो, तो यू कैन गो विद दैट। लेट अस क्विकली डू वन मोर एग्जांपल फॉर दिस। You can, in your mind, you can just see what is the right answer. 'And your options are 3214, 2341, 1324, and 4231.
Any guesses? You can take both 1 and 4 को ले लो end में, which is essential for its complete understanding. The 5 page, a background, understanding a background to the film. Is it right? या फिर 4:1, a background to the film, which is essential for its complete understanding. 2:4, the 5 page introduction in the right perspective, a background to the film. या फिर 3:1, ऐसा करके देख लो, क्योंकि इन दोनों में बी और डी में 1 इज कॉमन और उन दोनों में 4 इज कॉमन. तो विच शुड कम एट द एंड? या फाइंड आउट द सब्जेक्ट. यहाँ पे किसके बारे में हम बात कर रहे हैं? व्हाट इज द सब्जेक्ट हियर? इफ वी टॉक अबाउट द एंटायर, तो हमें समझ आ रहा है कि सब्जेक्ट हमारा सेकंड में दिया हुआ. द 5 page इंट्रोडक्शन टू द स्क्रिप्ट प्लेसेस. तो 2, it in the right perspective and given the uninitiated reader a background to the film which is essential for its complete understanding. So this means the option B जो है, that is the right parajumble, that is the right arrangement of the these are the kinds of sentences that you would be getting in this, what we call as parajumbles or sentence rearrangement, right? With this, the concept of parajumbles rearrangement is also now over. We'll be moving towards the next, that is the reported speech in the tomorrow session, and then of course the practice, right?